हेलो स्टूडेंट्स, तो आज मैं लेकर के आ गई हूँ बीए थर्ड सेमेस्टर वालों के लिए जिनका भी मेजर में हिस्ट्री है। उसके लिए हमारे चैप्टर हम जो पढ़ रहे थे अपना 18वीं शताब्दी में हैदराबाद और मैसूर का उदय, हैदर अली एवं टीपू सुल्तान। ठीक है, चैप्टर 6 था हमारा, जिसका हमने पार्ट 3 यानी क्लास 3 हमने तक वहाँ तक पढ़ लिया था। अब हमारा ये क्लास 4 है, ठीक है, जिसमें हम आगे के बारे में देखेंगे। ठीक है, तो देखिए जो क्लास 3 तक हमने पढ़ा था, अगर आपने क्लास 1 और क्लास 2 और क्लास 3 नहीं किए तो वो वाली क्लासेस कर लीजिएगा, जस्ट बिकॉज कि जब आपको पीछे का नहीं पता रहेगा, जैसे कि आपको ये नहीं पता रहेगा कि हैदर अली कौन है ना, और टीपू सुल्तान कौन है, माधव राव कौन है, कॉर्नवालिस कौन है, तो आपको ये सारी जब नाम आएंगे इस क्लास में तो आपको कैसे पता चलेगा। इसलिए आपको जो पीछे वाली क्लासेस है वो अगर आपने की होंगी तो आपको ये वाली जो क्लास है वो अच्छे से समझ में आ जाएगी। ठीक है, फिर भी ये वाली क्लास आपको समझ में आए इसलिए मैं बहुत ईजी लैंग्वेज में एक्सप्लेन करूँगी। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के क्लास स्टार्ट करते हैं। और इस क्लास में सब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके फंसने वाले हैं, क्योंकि इस क्लास में आप पढ़ोगे आंग्ल मैसूर युद्ध, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो कि बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। हमारा पहला हेडिंग है टीपू सुल्तान आज की क्लास का। देखिए 1782 से 1779 ईस्वी। ठीक है, हैदर अली की मृत्यु के पश्चात उसका पुत्र टीपू सुल्तान मैसूर का शासक बना। अब आपको क्या समझ आ रहा है कि जो टीपू सुल्तान है उनके पिताजी हैदर अली थे। ठीक है, समझ में आया इस लाइन से। ठीक है, हैदर अली के मृत्यु के पश्चात यानी कि जब हैदर अली की मृत्यु हो जाती है उसके पश्चात उनके पुत्र टीपू सुल्तान मैसूर के शासक बने। ठीक है, अब थॉमस मुनरो ने एक बार कहा था कि टीपू नई रीति चलाने वाली अशांत आत्मा है। ठीक है, टीपू ने 1787 ईस्वी में बादशाह की उपाधि धारण की थी। ठीक है, और अपने नाम जो है कि सिक्के भी चलाए थे। ठीक है, देखिए अब देखिए जब उसने अपने नाम के सिक्के भी चलवाए और वर्षों एवं महीनों के हिंदू नामों के स्थान पर अरबी नामों का उपयोग किया। ठीक है, मतलब कि जो वर्षों और महीनों के हिंदी नाम थे ना, उनकी जगह जो है कि अरबी नामों का उपयोग किया। और टीपू द्वारा आधुनिक कैलेंडर को भी लागू किया गया था। ठीक है, अब देखिए उसने क्या किया था कि आधुनिक कैलेंडर को भी लागू किया था और सिक्का ढलाई की नई तकनीक भी अपनाई थी। ठीक है, तो ये सारे कार्य आपको बिल्कुल याद रखने हैं। ठीक है, अब देखिए आगे क्या है, सिक्का ढलाई की नई तकनीक भी अपनाई और नाप तौल के आधुनिक पैमाने भी अपनाए। ठीक है, नाप तौल के जो है कि आधुनिक पैमाने अपनाए। जब फ्रांसीसी क्रांति के परिणाम स्वरूप कुछ फ्रांसीसी सैनिकों ने श्रीरंगपट्टम में जैकोबिन क्लब बनाने का प्रस्ताव किया तो इसने सहर्ष स्वीकार किया। ठीक है, और वह स्वयं जैकोबिन क्लब का सदस्य भी बना तथा अपने आप को नागरिक टीपू कहने लगा। क्या कहने लगा? नागरिक टीपू कहने लगा। ठीक है, अब देखिए श्रीरंगपट्टम में उसने एक स्वतंत्रता का वृक्ष भी लगाया। टीपू ने अरब, अफगानिस्तान, फ्रांस, तुर्की, कुनुस्तुनिया एवं मॉरिशस आदि जगहों पर अपने दूत भेजे। क्या भेजे? दूत भेजे। ठीक है, उसके दरबार में हिंदुओं को भी उच्च पदों पर नियुक्त किया गया। पुनरिया और कृष्णराव इसके दो प्रमुख हिंदू मंत्री थे। कौन थे? पुनरिया और कृष्णराव। ठीक है, इसने अपनी सेवा में फ्रांसीसी जल सेना के एक लेफ्टिनेंट रीपो को नियुक्त किया था। ठीक है, तो ये बात याद रखनी है, किसे? रीपो को नियुक्त किया था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए बक्सर के युद्ध के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत में साम्राज्य विस्तार की महत्वाकांक्षा जागृत हुई। अब बक्सर का युद्ध हमने पहले चैप्टर में पढ़ लिया है। ठीक है, तो अगर आपने पहला वाला चैप्टर पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि बक्सर का युद्ध क्या था। ठीक है, तो जब बक्सर के युद्ध के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ना भारत में साम्राज्य विस्तार की महत्वाकांक्षा उनके अंदर जागृत हुई और इसी के चलते अंग्रेजों को ना मैसूर के प्रतिनिधि का सामना मतलब कि प्रतिरोध का सामना करना पड़ा। ठीक है, और 1767 से 1799 के मध्य मतलब बीच में, ठीक है, अंग्रेजों को हैदर अली एवं उनके पुत्र यानी बेटा, ठीक है, टीपू सुल्तान ने सशक्त चुनौती दी। ठीक है, अब देखिए 1767 से 1799 ईस्वी के मध्य अंग्रेज एवं मैसूर के मध्य 4 युद्ध लड़े गए। ये आपका मेन लाइन है कि 1767 से 1799 ईस्वी के मध्य अंग्रेज एवं मैसूर के मध्य 4 युद्ध लड़े गए। ठीक है, प्रथम 2 युद्धों में हैदर अली, अब हैदर अली कौन है? अभी हमने जस्ट कुछ मिनट पहले पढ़ा है ना, तो आपको याद होना चाहिए। हैदर अली ने भाग लिया एवं द्वितीय युद्ध में
अंतिम वर्षों में, द्वितीय युद्ध के अंतिम वर्षों में उसके पुत्र टीपू यानी टीपू सुल्तान की बात हो रही है, टीपू सुल्तान ने भाग लिया, ठीक है। और प्रथम युद्ध को छोड़कर शेष में अंग्रेजों को सफलता मिली, यानी कि जो प्रथम युद्ध हुआ उसमें छोड़ के बाकी में अंग्रेजों को ही सफलता प्राप्त हुई, ठीक है। आई होप टीपू सुल्तान आपको यहाँ पे समझ आ गया होगा। अब आ जाते हैं प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, ठीक है। बिल्कुल इजी लैंग्वेज में आपको समझाने की कोशिश की, आई होप आपको समझ आ रहा होगा, ठीक है। तो चलिए अब आ जाइए प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध पे, ठीक है, जो होता है 1767 से 1769 ईस्वी के मध्य, ठीक है। तो देखिए, हैदर अली और अंग्रेजों के मध्य पहला युद्ध 1767 ईस्वी में हुआ, ठीक है। इस युद्ध में निजाम और मराठों ने अपने क्षुद्र स्वार्थों की पूर्ति के लिए अंग्रेजों से सहयोग लिया। कौन अंग्रेजों से सहयोग ले रहा है? मराठे ले रहे हैं, ठीक है। और ये जो युद्ध है वो किसके बीच हो रहा है? हैदर अली और अंग्रेजों के मध्य पहला, ठीक है, युद्ध हुआ ये 1767 में, ठीक है। अब कारण क्या था युद्ध होने का, ठीक है, तो कारण देख लेते हैं। देखिए, पहला कारण कि हैदर अली की विस्तारवादी नीति थी। देखिए, हैदर अली की विस्तारवादी नीति से अंग्रेज भयभीत यानी डर गए थे। क्यों डर गए थे? अंग्रेजों को भय था यानी डर था कि हैदर अली कर्नाटक को जीतना चाहता था, ठीक है। और हैदर अली ने अकाट के नवाब मुहम्मद अली के बड़े भाई जो थे उन्हें शरण भी दी थी। अतः अंग्रेज और हैदर अली का संघर्ष अनिवार्य हो गया था। शरण देने से भी जो संघर्ष था वो अनिवार्य यानी जरूरी हो गया था। अब देखिए, अब दूसरा है हैदर अली के फ्रांसीसियों से घनिष्ठ संबंध थे। अब देखिए, ये दूसरा हम कारण पढ़ रहे हैं, ठीक है। पहला तो कारण देख लिया, अब दूसरा कारण था कि हैदर अली के फ्रांसीसियों से घनिष्ठ संबंध थे और फ्रांसीसियों से उसे जो है कि सैनिक सहायता प्राप्त होती थी। और वे मतलब यहाँ बोला है कि जो हैदर अली के फ्रांसीसियों से ना घनिष्ठ संबंध थे यानी अच्छे और मजबूत संबंध थे, ठीक है। और फ्रांसीसियों से उसे सैनिक सहायता भी प्राप्त होती थी, वे लोग सैनिक सहायता भी देते थे और वे उसकी सेना को प्रशिक्षण प्रदान करते थे, ठीक है। क्या प्रदान करते थे? प्रशिक्षण प्रदान करते थे। और अंग्रेज फ्रांसीसियों के प्रभाव को रोकना चाहते थे। अब यहाँ अंग्रेज क्या चाह रहे हैं कि फ्रांसीसियों के प्रभाव को रोका जा सके, ठीक है। अब दूसरा कारण तो ये हो गया। तीसरा कारण था कि अंग्रेज हैदर अली के विरुद्ध निजाम और मराठों से बात कर रहे थे। कौन? अंग्रेज। किसके विरुद्ध? हैदर अली के विरुद्ध। इससे हैदर अली को आशंका थी कि जो अंग्रेज है उसके विरुद्ध उनको भड़का रहे हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं त्रिगुट का निर्माण। ये तो आपने कारण देख लिया। अब देखिए त्रिगुट क्या है। त्रिगुट कई बार मतलब कि पूछा जा चुका है, इंपॉर्टेंट है, तो आप ध्यान से पढ़िएगा त्रिगुट। तो देखिए, अंग्रेजों ने हैदर अली के विरुद्ध सबसे कूटनीतिक कार्यवाही की। क्या की? तो इस प्रकार अंग्रेज निजाम और मराठों ने हैदर अली के विरुद्ध एक गुट का निर्माण किया। गुट आप एक समझ लीजिए ग्रुप, ठीक है, ग्रुप का निर्माण किया, समूह का निर्माण किया, ठीक है। तो गुट का निर्माण किया। गुट में कौन कौन है? अंग्रेज है, निजाम है और मराठे हैं। किसके विरुद्ध गुट बन रहा है? हैदर अली के, ठीक है। अब हैदर अली ने कूटनीति द्वारा अपने मतलब कि हैदर अली ने अपने कूटनीति द्वारा जो उसके विरुद्ध हैदर अली के विरुद्ध जो त्रिगुट बना था जिसमें अंग्रेज, निजाम और मराठा थे उसे तोड़ने में सफलता प्राप्त कर ली, ठीक है। अब आ जाइए युद्ध की घटना। हैदर अली ने अपूर्व शौर्य और साहस का प्रदर्शन किया। उसने बम्बई की सेना को पराजित करके मंगलौर छीन लिया। इसके बाद वह भयंकर विनाश करता हुआ सेना सहित मद्रास पहुंच गया, ठीक है। अब मद्रास के अंग्रेज गवर्नर ने भयभीत यानी डर कर हैदर अली से संधि कर ली। अब क्या संधि कर ली, कैसी संधि कर ली, वो हम आगे देखते हैं। अब देखिए मद्रास की संधि होती है कि कब होती है? 1769 में। अब देखिए, पहला है मतलब कि संधि में क्या क्या शर्तें होती हैं, ठीक है। पहला कि दोनों पक्षों ने एक दूसरे को जीते हुए क्षेत्र वापस किए, ठीक है, पहला बात ये होता है। दूसरा, हैदर अली और अंग्रेजों ने एक दूसरे को रक्षात्मक युद्धों में मदद देने का आश्वासन किया। किससे? हैदर अली और अंग्रेजों ने एक दूसरे को रक्षात्मक युद्ध में मदद देने का आश्वासन दिया। तीसरा, अंग्रेजों द्वारा कर्नाटक को मैसूर का करद राज्य स्वीकार किया, अंग्रेजों द्वारा किया गया, ठीक है। और चौथा है मद्रास सरकार ने हैदर अली को क्षतिपूर्ति के रूप में धनराशि प्रदान की, ठीक है। तो ये जो बातें हुई थी, जो वादे हुए थे, जो बातें हुई, ये आपको याद रखनी है। मद्रास की संधि पूछ देगा तो कब हुई थी वो भी आपको पता होना चाहिए और क्या शर्तें उसमें रखी गई थी और क्या बातें हुई थी वो भी आपको बेटा याद रखनी है, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और ये एग्जाम में पूछेगा इसलिए भी याद रखना है। और अभी इसी से लिंक होते हुए आपका दूसरा युद्ध भी रहेगा इसलिए, ठीक है। तो ये हो गया मद्रास की संधि। अब हम आ जाते हैं द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध पे। पहला आंग्ल मैसूर युद्ध
कारण क्यों हुआ, और उसके बाद किस मतलब कि अब आप ये भी पूछ देगा कि जो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध है वो समाप्त कैसे हुआ, तो आपको ऊपर वाली संधि का बता देना है, ठीक है। अब देखिए द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब हो रहा है, 1780 से 1784 ईस्वी तक, ठीक है। अब देखिए क्यों हो रहा है। मद्रास की संधि के पश्चात, अभी आपने ऊपर पढ़ा मद्रास की संधि के पश्चात, जब मद्रास की संधि बात आ जाए तो आपको तुरंत याद कर लेना है बेटा कि हाँ प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्त हुआ था मद्रास की संधि से, तुरंत आपको ये लिंक हो जाना चाहिए, टाइम नहीं लगना चाहिए, ठीक है। अब देखिए मद्रास की संधि के पश्चात 10 वर्षों तक अंग्रेजों तथा हैदर अली के मध्य शांति बनी रही, ठीक है। शांति बनी रही मतलब कि युद्ध नहीं हुआ, लेकिन उनके संबंधों में कटुता 1771 ईस्वी से आने लगी। अब संबंधों में कटुता क्यों आने लगी, कोई तो कारण होगा, अभी तक तो शांति थी। अब देखिए इस कटुता का कारण यह था कि अंग्रेजों ने संधि की शर्तों के अनुसार हैदर अली की सहायता नहीं की थी जब मराठों ने उस पर आक्रमण किया था, ठीक है। अब देखिए ऊपर क्या कहा गया था कि हैदर अली और अंग्रेजों ने एक दूसरे को रक्षात्मक युद्ध में मदद देने का आश्वासन किया, पर जो अंग्रेज है मतलब कि यहाँ पर अंग्रेजों ने संधि के शर्तों के अनुसार हैदर अली की सहायता ही नहीं की, जब उसे सहायता मांगी, जब उसे टाइम आया तो उन्होंने शर्तें नहीं मानी, सहायता नहीं की, ठीक है। तो ये कटुता आने का कारण था, ठीक है। मराठों ने जब उन पर आक्रमण किया था ना तो अंग्रेजों ने उनकी हेल्प नहीं की, तो ये था कारण, ठीक है। अब देखिए युद्ध के कारण मेन और कारण देख लेते हैं। तो देखिए माही पर अंग्रेजों का आधिपत्य, 1775 ईस्वी में अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम आरंभ हो गया, ठीक है। और इसमें फ्रांस अमेरिकन, अब देखिए उपनिवेशों की सहायता कर रहा था, ठीक है। मतलब यहाँ बोला जा रहा है कि जब 1775 में अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम आरंभ हो गया था ना, तो इसमें जो फ्रांस है वो अमेरिकन उपनिवेशों की सहायता कर रहा था और वह भारत में भी अपनी शक्ति पुनर्स्थापित करना चाहता था, ठीक है। इसे रोकने के लिए अंग्रेजों ने भारत में फ्रांसीसी बस्तियों पर अधिकार कर लिया, ठीक है। समझ आ रहा है आपको क्या यहाँ पे बात हुई, यहाँ पे बताया गया कि देखिए कि जो फ्रांस में अमेरिकन उपनिवेशों की तो सहायता कर रहा था, ठीक है, पर वो भारत में भी अपनी शक्ति पुनर्स्थापित करना चाहता था और इसे रोकने के लिए अंग्रेजों ने भारत में फ्रांसीसी बस्तियों पर अधिकार कर लिया। इसमें मालाबार तट पर माही का बंदरगाह भी शामिल था। इस पर इस समय हैदर अली का अधिकार था। किसका अधिकार था, हैदर अली का अधिकार था। अतः अंग्रेज की कार्यवाही को उसने युद्ध की घोषणा माना, ठीक है। किसने, हैदर अली ने। किसकी कार्यवाही को, अंग्रेजों की कार्यवाही को, ठीक है। ये हो गया आपका पहला कारण। अब देखिए दूसरा कारण है गुंटूर पर अंग्रेजों का अधिकार। तो देखिए ये आपने भी दूसरा कारण देख रहे हैं, ठीक है। तो देखिए 1775 ईस्वी में अंग्रेजों ने गुंटूर पर अधिकार करने के लिए हैदर अली के क्षेत्र से अपनी सेना भेजी, मतलब कि हैदर अली के क्षेत्र में अपनी सेना भेजी। इसके लिए उन्होंने हैदर अली से अनुमति यानी परमिशन नहीं ली थी, ठीक है। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि 1775 ईस्वी में क्या हुआ ना, अंग्रेजों ने गुंटूर पर अधिकार करने के लिए हैदर अली के क्षेत्र से होते हुए अपनी सेना भेजी। इसके लिए उन्होंने हैदर अली से अनुमति नहीं ली थी। इसके अतिरिक्त हैदर अली स्वयं गुंटूर को अधिकृत करना चाहता था। मतलब कि एक तो गुंटूर पर अधिकार करने के लिए अंग्रेजों ने हैदर अली के क्षेत्र से अपनी सेना भेजी, पहला कारण ये हो गया, और दूसरा कि हैदर अली खुद गुंटूर पर अधिकार करना चाहता था, ठीक है। अब देखिए त्रिगुट का निर्माण क्या है, ये अब दूसरा त्रिगुट आ गया, ठीक है। तो देखिए इस समय हैदर अली से युद्ध करना अंग्रेजों का मतलब कि एक अदूरदिशापूर्ण कार्य था, ठीक है। अदूरदिशापूर्ण कार्य था क्योंकि वे मराठों के साथ युद्ध में फंसे थे। कौन, अंग्रेज मराठों के साथ युद्ध में फंसे थे। इस स्थिति का लाभ मराठा कूटनीतिज्ञ नाना फडणवीस ने उठाया। देखिए इस समय हैदर अली से युद्ध करना अंग्रेजों का अदूरदिशापूर्ण कार्य था क्योंकि वे मराठों के साथ युद्ध में फंसे थे, ठीक है। हैदर अली इस स्थिति का लाभ उठाकर मतलब कि किसने उठाया, मराठा कूटनीतिज्ञ नाना फडणवीस ने उठाया। उसने हैदर अली और निजाम से संधि करके अंग्रेजों के विरुद्ध त्रिगुट का निर्माण कर दिया। किसके, अंग्रेजों के विरुद्ध, ठीक है। और जो है कि उसने हैदर अली और निजाम से संधि करके अंग्रेजों के विरुद्ध त्रिगुट का निर्माण कर लिया। इसके बाद ही द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध आरंभ हो गया, ठीक है। अब देखिए अब आपका नेक्स्ट कारण है कि मद्रास सरकार की अविवेकपूर्ण नीति। तो देखिए अंग्रेजों और मराठों से युद्ध आरंभ हो गया।
अतः अंग्रेजों के लिए आवश्यक था कि वे निज़ाम और हैदर अली से अच्छे संबंध रखें। तो देखिए यहाँ पे क्या बोला है कि अतः अंग्रेजों और मराठों से युद्ध आरंभ हो गया, ठीक है। अब अतः अंग्रेजों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और आवश्यक हो गया, इंपॉर्टेंट हो गया कि वे निज़ाम और हैदर अली से अच्छे संबंध रखें, क्योंकि मराठों से तो युद्ध हो ही रहा है। इस समय मद्रास सरकार ने अविवेकपूर्ण नीति अपनाई। उन्होंने उत्तरी सरकार का लगान निज़ाम को देना बंद कर दिया, ठीक है, जिससे निज़ाम नाराज हो गए, ठीक है। और इसके अलावा अंग्रेजों ने गुंटूर पर कब्जा करने के लिए निज़ाम से कोई अनुमति नहीं ली थी, ठीक है। जिससे क्या मतलब कि निज़ाम से कोई अनुमति नहीं ली थी, इससे भी निज़ाम नाराज हो गए। और गुंटूर के प्रश्न पर तो हैदर अली अंग्रेजों से नाराज था ही, ठीक है। अब है हैदर अली और अंग्रेजों के हितों में विरोध, ये नेक्स्ट कारण है, ठीक है। अब देखिए, हैदर अली कर्नाटक पर अपना प्रभुत्व स्थापित करना चाहता था, ठीक है। तो हैदर अली तो कर्नाटक पर अपना प्रभुत्व स्थापित करना ही चाहता था और अंग्रेज इस आकांक्षा का विरोध करने के लिए कटिबद्ध थे, ठीक है। हैदर अली अपनी शक्ति में वृद्धि कर रहे थे। इस मतलब कि इस अंग्रेज की निज़ाम तथा मराठों से मित्रता आशंकित रहती थी, ठीक है। अब 1780 ईस्वी में हैदर अली ने अंग्रेजों से मित्रता स्थापित करने का प्रस्ताव दिया, लेकिन वॉरेन हेस्टिंग्स ने इसके मतलब कि उनके इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया, जिससे हैदर अली नाराज था। किससे नाराज था? तो देखिए 1780 ईस्वी में हैदर अली ने अंग्रेजों से मित्रता स्थापित करने का प्रस्ताव दिया, लेकिन वॉरेन हेस्टिंग्स ने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया, जिससे हैदर अली नाराज था। अब देखिए युद्ध की घटनाएं, ठीक है। अब युद्ध, अभी आपने कारण देखा द्वितीय अग्निशस्त्र युद्ध का, हम देखेंगे युद्ध क्या हुआ, ठीक है। युद्ध की घटनाएं, अब देखिए जुलाई 1780 ईस्वी में हैदर अली एक शक्तिशाली सेना और 100 तोपों के साथ कर्नाटक पर टूट पड़ा, ठीक है, और उसने भयंकर विनाश किया। टीपू के बोली के नेतृत्व में जो सेना मद्रास के सेनापति हेक्टर मुनरो की सहायता से आ रही थी, मतलब कि हेक्टर मुनरो की सहायता के लिए आ रही थी ना, को काट डाला, ठीक है। इससे मुनरो घबराकर अपनी सेना के साथ मद्रास भाग गया, ठीक है। और हैदर अली ने अब अकाट पर अधिकार कर लिया। मद्रास की सरकार भीषण आर्थिक संकट में फंसी हुई थी और उसका साहस भी समाप्त हो गया था। ऐसी स्थिति में, ऐसी हालत में वॉरेन हेस्टिंग्स ने साहस से काम लिया और आयरकूट के नेतृत्व में एक सेना दक्षिण भेजी, ठीक है। और हेस्टिंग्स ने कूटनीतिक चालों का भी सहारा लिया। उसने निजाम को गुंटूर देकर उसे त्रिगुट से पृथक यानी अलग कर दिया। उसने नागपुर के भोसलों और महादजी सिंधिया को भी शांति के पक्ष में कर लिया, ठीक है। उसने मद्रास के गवर्नर हाइट हॉल को पदच्युत कर दिया, ठीक है। उन्हें हाइट हॉल को पदच्युत कर दिया क्योंकि वह इस युद्ध के लिए उत्तरदायी था, ठीक है। इस युद्ध में आयरकूट ने हैदर अली को पोर्टो नदो तथा विलीक्रूर के युद्ध में पराजित भी किया, ठीक है, लेकिन उसकी विजय निर्णायक नहीं थी, ठीक है। क्या थी? निर्णायक नहीं थी। इन पराजयों के बाद भी हैदर अली का 3/4 कर्नाटक पर अधिकार बना रहा। इसके साथ ही हैदर अली ने 1782 ईस्वी में तंजौर के निकट एक अंग्रेजी सेना को पराजित करके अपना प्रभुत्व फिर से स्थापित कर लिया, ठीक है। और इसी बीच में एक फ्रांसीसी जहाजी बेड़ा एडमिरल सफरन की अध्यक्षता में हैदर अली की सहायता के लिए आ गया, ठीक है। इस स्थिति में आयरकूट हैदर अली के सैनिक केंद्र अरनी पर अधिकार करने में सफल रहे, ठीक है। अब देखिए हैदर अली की मृत्यु और टीपू सुल्तान द्वारा युद्ध जारी, ठीक है। अब क्या होता है, अभी युद्ध समाप्त नहीं हुआ था कि दिसंबर 1782 ईस्वी में हैदर अली की मृत्यु हो गई। इसके बाद ही अप्रैल 1782 में, ठीक है, आयरकूट को मतलब कि जो आयरकूट है उनकी भी मृत्यु हो जाती है। अब देखिए उसके बाद क्या होता है कि हैदर अली के मृत्यु के बाद जो है कि उनके पुत्र, मतलब कि हैदर अली की मृत्यु के बाद उनके योग्य और जो साहसी पुत्र हैं, योग्य और साहसी पुत्र टीपू सुल्तान ने युद्ध जारी रखा। उसने बम्बई से आने वाली सेना को पराजित किया, यानी हरा करके सेनापति मैथ्यूस को बंदी बना लिया, ठीक है। लेकिन इस समय यूरोप में फ्रांस तथा इंग्लैंड के मध्य युद्ध बंद हो गया, अतः टीपू का साथ छोड़कर फ्रांसीसी युद्ध से पृथक हो गए, ठीक है। और जब
अंग्रेजों और टीपू को भी युद्ध से वे भी थक गए थे, अतः दोनों पक्षों में मंगलौर की संधि से युद्ध समाप्त कर दिया गया। अब देखिए मंगलौर की संधि, अब ये युद्ध द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध कैसे समाप्त हो रहा है, मंगलौर की संधि से समाप्त हो रहा है। ठीक है, तो देखिए इस संधि के अनुसार क्या होता है, पहला, दोनों पक्षों ने एक दूसरे के प्रदेशों तथा बंदियों को लौटा दिया, और दूसरा, अंग्रेजों ने संकट समय में मैसूर राज्य को सहायता देने का वचन दिया। ठीक है, अब देखिए 1719 से 1792, ठीक है, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध। अभी आपने क्या देखा था, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध और द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध। उसमें क्या था, अभी आपने पहला, अब आपको दो आपने युद्ध पढ़ लिए, आपको दोनों युद्धों के कारण, क्यों युद्ध हुआ था और युद्ध किस संधि से समाप्त हुआ, ये आपको याद हो जाना चाहिए। ठीक है, आप अगर क्लास एक और बार देख लोगे रिपीट पे तो आपके दिमाग में बैठ जाएगा बिल्कुल कहानी की तरह। अब अगर आपसे पूछ दो कि बताइए जो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध था वो किस कारण से शुरू हो गया, या फिर उसका जो समापन था वो किस संधि से हुआ, या द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध का समापन किस संधि से हुआ, तो आपको तुरंत दिमाग में आ जाना चाहिए कि मंगलौर की संधि से हुआ, मद्रास की संधि से हुआ। ठीक है, तुरंत। अब देखिए, अब हम आ गए हैं 1790 से 1792 तक तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में। ठीक है, और अभी हमने पीछे पढ़ा था कि कितने मैसूर युद्ध हुए, 4 आंग्ल मैसूर युद्ध हुए। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, अब देखिए तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध देख लेते हैं क्यों हुआ था। ठीक है, देखिए टीपू अपने पिता हैदर अली के समान वीर, साहसी और कुशल सेना नायक और महत्वाकांक्षी था, लेकिन उसमें हैदर अली का राजनीतिक विवेक और कूटनीतिक चातुर्य नहीं था। मंगलौर की संधि केवल युद्ध विराम मात्र थी, मतलब कि दोनों थक गए थे, उधर टीपू सुल्तान और इधर अंग्रेज, तो उन्होंने सिर्फ युद्ध समाप्त के लिए क्या किया था, संधि कर ली थी। ठीक है, दोनों अपने अपने तरफ से युद्ध की तैयारी कर रहे थे कि अगर अभी युद्ध हो तो हम तैयार रहें। ठीक है, मतलब कि जो संधि थी वो स्थायी संधि नहीं थी, सिर्फ संधि कर ली थी कि युद्ध समाप्त हो जाए। ठीक है, अब देखिए मंगलौर की संधि केवल युद्ध विराम मात्र थी, इससे स्थायी शांति नहीं स्थापित हुई। दोनों पक्ष भविष्य में होने वाले युद्ध की तैयारी कर रहे थे। ठीक है, उसने विपत्ति में फ्रांसीसी सहायता प्राप्त करने की आशा की। ठीक है, मंगलौर की संधि के बाद उसने निजाम को दबाने तथा मराठों की शक्ति को नष्ट करने का प्रयास किया। ऐसी स्थिति में अंग्रेजों ने निजाम तथा मराठों से मित्रता करके टीपू के विरुद्ध गुट बनाने में सफलता प्राप्त कर ली। ठीक है, तो यहाँ किसके विरुद्ध गुट बन गया, देखिए अंग्रेजों ने निजाम तथा मराठों से मित्रता कर ली और मित्रता करके टीपू के विरुद्ध गुट बनाने में सफलता भी हासिल कर ली। ठीक है, अब देखिए टीपू के प्रति अंग्रेजों की नीति क्या थी। ठीक है, देखिए पिछले युद्ध में अंग्रेजों को ज्ञात हो गया था कि मराठों की अपेक्षा मैसूर अधिक शक्तिशाली था। उन्हें यह भी ज्ञात हो गया था कि अंग्रेज को मैसूर से अधिक खतरा था। ठीक है, और मैसूर राज्य में फ्रांसीसियों का प्रभाव था। ठीक है, और उन्होंने मैसूर की सेना को प्रशिक्षित किया था, और वसुधा दक्षिण भारत में मैसूर की सेना उच्च देशी राज्यों की अपेक्षा प्रशिक्षित तथा श्रेष्ठ भी थी। ठीक है, अब देखिए कॉर्नवालिस और नाना फड़णवीस, ये दूसरा आपका बात आ गया। ठीक है, अब 1787 ईस्वी में जब नाना फड़णवीस ने निजाम से मिलकर टीपू पर आक्रमण किया था, कब 1787 ईस्वी में, तब टीपू ने उनकी सेनाओं को पराजित कर दिया था, यानी हरा दिया था। ठीक है, इस पर कॉर्नवालिस ने नाना को संदेश भेजा कि वह टीपू के विरुद्ध मराठों के साथ संधि करने के लिए तैयार है। ठीक है, कॉर्नवालिस और निजाम, आगे आ जाइए। बंसालत जंग की मृत्यु के पश्चात कॉर्नवालिस ने निजाम से गुंटूर क्षेत्र 1768 में संधि के अनुसार मांगा। निजाम गुंटूर देने को तैयार थे, लेकिन उसने इसी संधि की शर्तों के अनुसार उसने ऐसी संधि की शर्तों के अनुसार मांग की कि अंग्रेजों ने उसे क्षेत्र को वापस दिलाने में सहायता दी। ठीक है, मतलब कि देखिए क्या है कि वसालत जंग की मृत्यु के पश्चात कॉर्नवालिस ने निजाम से गुंटूर क्षेत्र 1768 संधि के अनुसार मांगा। ठीक है, लेकिन निजाम गुंटूर देने को तैयार थे, लेकिन उन्होंने इसी संधि की शर्तों के अनुसार जो संधि की शर्तों के अनुसार मांग की कि अंग्रेज उन्हें उन क्षेत्र को वापस दिलाने में सहायता दे जिन्हें हैदर अली ने उनसे छीन लिया था। ठीक है, ये शर्त रखी, और जो टीपू सुल्तान के राज्य के भाग थे। ठीक है, उस समय कॉर्नवालिस कोई स्पष्ट आश्वासन नहीं दे सका, लेकिन उसने निजाम से ये कहा कि वे क्षेत्र जब भी अंग्रेजों के नियंत्रण में आ जाएंगे, निजाम
निज़ाम को दे दिए जाएंगे। ठीक है, वे दे देंगे निज़ाम को, ऐसा उन्होंने कहा। अब देखिए युद्ध के कारण। ठीक है, ये तो अभी आपने, ठीक है, अब हम कारण देखेंगे। ठीक है, देखिए पारस्परिक संदेह। 1784 ईस्वी की मंगलौर की संधि झूठी शांति, मतलब कि जो मंगलौर की संधि थी वो एक झूठी शांति साबित हुई। ठीक है, दूसरा कि कॉर्नवालिस की नीति। कॉर्नवालिस को विश्वास था कि टीपू से युद्ध आसान था, इसलिए उसने मराठों तथा निजामों से मित्रतापूर्ण संबंध स्थापित किए, जिसका उद्देश्य टीपू को अकेला करना था। ठीक है, अब है गुंटूर का प्रश्न। कॉर्नवालिस ने बसालत जंग की मृत्यु के पश्चात गुंटूर को निजाम से ले लिया। अभी पीछे यही पढ़ा। ठीक है, गुंटूर पर अधिकार करना अंग्रेजों के लिए आवश्यक था, क्योंकि इससे उत्तरी सरकार को कर्नाटक से जोड़ा जा सकता था। ठीक है, अब कॉर्नवालिस ने निजाम पर यह, मतलब कि निजाम को यह आश्वासन दिया कि टीपू ने उसके जिन क्षेत्रों पर अधिकार किया है उसे वापस दिलाने में अंग्रेज उसकी सहायता करेंगे। अब है श्रावणकोर के राजा पर टीपू का आक्रमण। चूँकि मतलब देखिए, अकेला निज़ाम टीपू पर आक्रमण करने के लिए उद्यत नहीं था। ठीक है, इसलिए अकेला, मतलब कि सिर्फ अकेला निज़ाम ही जो है वो टीपू पे आक्रमण करने के लिए उद्यत नहीं है। इसीलिए कॉर्नवालिस ने मैसूर पर आक्रमण करने के लिए कोई दूसरा बहाना ढूंढना शुरू कर दिया। ठीक है, अब देखिए, और इसी समय टीपू ने श्रावणकोर के राजा पर आक्रमण कर दिया। श्रावणकोर का राजा अंग्रेजों से, मतलब कि अंग्रेजों के संरक्षण में था, और कॉर्नवालिस ने श्रावणकोर के राजा की सहायता की टीपू के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। अब देखिए नेक्स्ट है आपका त्रिगुट का निर्माण। टीपू ने युद्ध के पूर्व फ्रांस और तुर्की को राजदूत भेजे, लेकिन विदेशों से सहायता प्राप्त करने के उसके सभी प्रत्यक्ष, मतलब जो प्रयत्न थे वे निष्फल हुए। दूसरी ओर कॉर्नवालिस ने 1790 ईस्वी में मराठों तथा निजामों से संधि करके टीपू के विरुद्ध गुट का निर्माण किया। ठीक है, युद्ध मुख्य रूप से अंग्रेजों ने किया था, और उससे इसमें मराठों या निजामों का योगदान नाम मात्र था सिर्फ। ठीक है, और फ्रांस में क्रांति हो जाने के कारण टीपू को वहाँ से सहायता नहीं मिली, अर्थात फ्रांसीसियों से सहायता नहीं मिली। अब देखिए युद्ध की घटना, ये तो अभी हमने कारण देखा। ठीक है, अब देखिए 1790 ईस्वी में अंग्रेजी सेनापति मिडोज ने मैसूर पर आक्रमण किया और राजधानी श्रीरंगपट्टम तक पहुंच गया। ठीक है, मैसूर पर आक्रमण कर दिया। ठीक है, अब पश्चिम में अंग्रेज सेनापति एबरक्रॉम्बी ने मालाबार पर अधिकार कर लिया। मराठों तथा निजामों ने भी मैसूर पर आक्रमण कर दिया। टीपू ने मिडोस को पराजित कर खदेड़ दिया। इस पर कॉर्नवालिस ने स्वयं सेनापति पद संभाला। मार्च 1791 ईस्वी में उसने बंगलौर, ठीक है, बंगलौर पर अधिकार कर लिया। ठीक है, और फरवरी 1792 ईस्वी में उसने मराठों तथा निजामों की सहायता से श्रीरंगपट्टम को भी घेर लिया। विवश होकर टीपू को संधि की बातचीत करनी पड़ी। अब मार्च 1792 में श्रीरंगपट्टम की संधि से युद्ध समाप्त हुआ। ठीक है, अब श्रीरंगपट्टम की संधि, मतलब कि कौन सा युद्ध श्रीरंगपट्टम की संधि समाप्त हो रहा है, तो तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्त हो रहा है। ठीक है, अब आगे आपका थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट संधि, ये भी आपको याद रखना है कि जो तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध वो कैसे समाप्त हुआ, तो श्रीरंगपट्टम की संधि से, जो होता है 1792 ईस्वी में। इस संधि की धाराएं, तो देखिए, पहला, टीपू को अपना आधा राज्य विजेताओं को देना पड़ा। अंग्रेजों को बड़ा महल, पश्चिम में मालाबार और दक्षिण में डिंडीगुल के प्रदेश मिले। ठीक है, और निजाम को कृष्णा और पन्ना नदियों, मतलब कि नदियों के, ठीक है, मध्य का प्रदेश मिल गया। ठीक है, और मराठों को कर्नाटक दे दिया गया। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि किस तरह जो है कि राज्य जो जीते गए थे वो बांटने पड़े। और जो दूसरा है वो राज्य, मतलब कि दूसरा क्या था कि कुर्ग राज्य जो टीपू की अधीनता में था, कॉर्नवालिस ने अंग्रेजों के संरक्षण में ले लिया। ठीक है, अब तीसरा है कि टीपू को युद्ध की क्षतिपूर्ति के रूप में अंग्रेजों को 3 करोड़ 30 लाख रुपए देने पड़े, जैसे कि कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध। अभी तक आपने तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध तक पढ़ा, जिसमें आपने क्या देखा, युद्ध की घटनाएं देखी और कारण देखे। अब आपको प्रथम, द्वितीय और तृतीय तीनों आंग्ल मैसूर युद्ध का कारण पता चल गया, युद्ध की घटना पता चल गई, और किस संधि से वे समाप्त हुए ये भी पता चल गया। आपको ये तीनों बिल्कुल दिमाग में याद रखने। आई होप आपको समझ भी आया होगा। ठीक है,
काफ़ी इजी लैंग्वेज मैंने आपको बताया है, जिससे आपको बिल्कुल परेशानी ना हो समझने में। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि मुझे काफ़ी मेहनत लगी है इतनी आसान भाषा में सभी चीज़ें एक साथ जुटाने में। चलिए चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध देख लेते हैं 1799 ईस्वी में। ठीक है, तो देखिए युद्ध का मुख्य कारण वेलेंजली की साम्राज्यवादी नीति थी। ठीक है, वह भारत में फ्रांसीसी गतिविधियों को पूर्ण रूप से नष्ट कर देना चाहता था। अब देखिए, फ्रांसीसियों की गतिविधियों का केंद्र था कौन? मैसूर। ठीक है, अब मैसूर क्या था? फ्रांसीसियों की गतिविधियों का केंद्र था, अतः वेलेंजली मैसूर पर आक्रमण करना चाहता था। उसने पहले निजाम को सहायक संधि के अंतर्गत लाकर उसे मैसूर से पृथक कर दिया। अतः अब अंत में युद्ध की तैयारी पूरी हो जाने से उसने टीपू पर श्रीरंगपट्टनम की संधि के उल्लंघन, मतलब कि अंत में युद्ध की तैयारी पूरी जब हो गई तो उसने टीपू पर श्रीरंगपट्टनम की संधि, मतलब कि श्रीरंगपट्टनम की संधि के उल्लंघन का आरोप लगाया और मांग की थी कि सहायक संधि स्वीकार करके वह अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार करे। टीपू ने सहायता संधि करना अस्वीकार कर दिया। इस पर वेलेंजली ने उसके विरुद्ध युद्ध की घोषणा जो है वो कर दी। ठीक है, किसने? वेलेंजली ने। अब देखिए इस युद्ध के कारण क्या थे? टीपू द्वारा युद्ध की तैयारी। श्रीरंगपट्टनम की संधि टीपू के प्रति घोर अपमानजनक थी, जो कि अभी आपने पीछे पढ़ा। जैसे ही मैं बोलूँ मतलब कि श्रीरंगपट्टनम की संधि, मैसूर की संधि, मंगलौर की संधि, तुरंत जो शर्तें थी वो दिमाग में आ जाना चाहिए। ठीक है, तब आपको पता चलेगा ना कि टीपू के लिए घोर अपमानजनक कैसी थी। जब शर्तें पता होंगी तभी तो। ठीक है, तो टीपू इसका प्रतिरोध लेने के लिए युद्ध की तैयारी कर रहा था। ठीक है, अब दूसरा है कि फ्रांसीसी आक्रमण का भय। नेपोलियन की योजनाओं को असफल करने के लिए भारत में फ्रांसीसी गतिविधियों को नष्ट करना वेलेंजली का उद्देश्य था। ठीक है, इस समय टीपू के दरबार में फ्रांसीसी प्रभाव स्थापित था। ठीक है, अतः वेलेंजली मैसूर राज्य को नष्ट करना चाहता था। ठीक है, अब थर्ड कारण है कि निजाम और मराठों का सहयोग। वेलेंजली ने निजाम से संधि करके तथा सिंधियों के प्रभाव का लाभ उठाकर पेशवा का समर्थन प्राप्त किया, लेकिन मराठों ने टीपू पर आक्रमण में सहयोग देना अस्वीकार कर दिया। अतः मराठा तटस्थ को प्राप्त करने के बाद उसने टीपू पर युद्ध थोप दिया। ठीक है, अब चौथा कारण था वेलेंजली की साम्राज्यवादी नीति थी। ठीक है, और पांचवा कारण था टीपू द्वारा सहायक संधि अस्वीकार करना। वेलेंजली ने पहले टीपू के समक्ष प्रस्ताव रखा कि वह सहायक संधि स्वीकार करे, पर टीपू ने अस्वीकार करने, मतलब जो टीपू सुल्तान ने उन्होंने अस्वीकार कर दिया, जिससे वेलेंजली ने युद्ध की घोषणा कर दी। अब देखिए युद्ध जो हुआ उसकी घटनाएं देख लेते हैं। युद्ध अल्पकालिक और निर्णायक था। अब ये युद्ध निर्णायक है क्योंकि ये लास्ट है। ठीक है, मैसूर पर अंग्रेजी सेनाओं ने, मतलब मैसूर को अंग्रेजी सेनाओं ने चारों ओर से घेर कर आक्रमण कर दिया। कर्नाटक से जनरल हैरिस और कुर्ग से जनरल स्टुअर्ट, हैदराबाद से जनरल वेलेंजली और दक्षिण से कर्नल रीड तथा कर्नल ब्राउन ने एक साथ श्रीरंगपट्टनम की ओर बढ़ना शुरू किया। ठीक है, टीपू ने समवर्ती दुर्गों को रक्षा पंक्ति बनाया था, लेकिन अंग्रेजों के तोपखानों ने इसे रक्षा पंक्ति को भय कर दिया। देखिए जो टीपू सुल्तान थे उन्होंने तो श्रीरंगपट्टनम की जो सीमावर्ती दुर्गों को क्या किया था? रक्षा पंक्ति बनाया था, लेकिन अंग्रेजों के तोपखाने जो थे इन्होंने इस रक्षा पंक्ति को भंग कर, ठीक है, तो जो रक्षा पंक्ति को भंग कर दिया और टीपू जनरल स्टुअर्ट से सदासिर तथा जनरल हैरिस से मालावसी स्थानों पर पराजित हो गए। ठीक है, इस पराजय के कारण विवश होकर टीपू को श्रीरंगपट्टनम के दुर्ग में शरण लेनी पड़ी। ठीक है, और अंग्रेजी सेना ने दुर्ग घेर लिया। ठीक है, अंग्रेजी सेना ने दुर्ग यानी बेटा किला, जो किला था वो घेर लिया। ठीक है, और टीपू ने संधि वार्ता चलाने का प्रयास किया, लेकिन जो शर्तें रखी गई वो इतनी ज़्यादा कठोर थी कि टीपू ने युद्ध जारी रखना ही ज़्यादा श्रेयस्कर समझा, सही समझा। ठीक है, अंत में टीपू युद्ध करते हुए मारे गए। 4 मई 1799 को अंग्रेजों ने दुर्ग पर अधिकार कर लिया। ठीक है, अब देखिए जो मैसूर का चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध का परिणाम क्या हुआ? तो परिणाम हुआ कि वेलेंजली ने मैसूर राज्य का विभाजन कर दिया। ठीक है, मुख्य परिणाम जो हुआ। और दूसरा मुख्य परिणाम हुआ कि टीपू के पुत्रों को बंदी के रूप में वेलोर भेज दिया गया। ठीक है, बंदी के रूप में। और तीसरा हुआ कि वेलेंजली ने शेष मैसूर राज्य को कृष्णराज को दे दिया। ठीक है, और चौथा वेलेंजली को मार्क्वेश
की उपाधि प्राप्त हुई। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हमारा ये जो क्लास है वो ख़त्म होता है। आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। मेन बात, आपको सारी चीज़ें समझ आई होंगी। प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध काफ़ी आसान भाषा में मैंने आपके लिए ये सारी चीज़ें तैयार की थी। आई होप आपको पसंद आया होगा। अगर आपको समझ आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो शेयर कर दीजिएगा। और हम ये जो आपका क्लास था, ये इतना मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास था ना बेटा, इस क्लास से आपके बहुत सारे क्वेश्चन फंसने वाले हैं, क्योंकि इस क्लास में आपने सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो संधियाँ थी इस चैप्टर के वो पढ़े हैं, और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपकी आंग्ल मैसूर युद्ध थे वो आपने बिल्कुल आसान भाषा में समझे हैं। अगर आप इस क्लास को एक दो बार और देखकर अगर आप एग्जाम देने चले जाओगे तो इस क्लास से आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ।